तो ठीक है, देखते हैं। आज है 28/9/2023। आज की शुभ तिथि है 28/9/2023। तो आज हम शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमने कल आप लोगों से वादा किया था कि कल पढ़ाया जाएगा। एक बार अपनी पुष्टि दें कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है। 2-3 लोग बोल दें। यस सर। और पीपीटी भी दिखाई दे रही है। जी सर। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब तक हम ये सीखते आए थे। आज हम लोगों का प्रतिफल जो कंसिडरेशन का चैप्टर है वो द एंड की पोजीशन पर है। कंसिडरेशन आज पूर्णतः जो है समाप्त हो जाएगा। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सार समझेंगे कि हमारे प्रतिफल का सार क्या रहा। ठीक। तो प्रतिफल के क्या अपवाद हो सकते हैं? तो प्रतिफल के अपवाद ऐसी स्थितियों में बन सकते हैं कि जब हम अमेरिका, इंग्लैंड, दोनों जगह की स्थिति को हमने, ब्रिटेन की स्थिति के अनुसार हमने प्रतिफल को पढ़ा, कंसिडरेशन को पढ़ा। तो अब प्रतिफल के कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो कहता है कि सील की हुई संविदा, यानी सील की हुई संविदा या सील के साथ हुई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सील। तो सील क्या होता है? अरे भाई, कुछ भी नहीं है। सील सबको पता है क्या होता है। आप जानते होंगे, सरकारी भाषा में बोला जाता है कि सील कर दी गई है ये चीज, ये बोरी सील कर दी गई है, ये लाट सील कर दिया गया है। तो सील वही होता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सील कर दिया गया है, यानी गवर्नमेंट का उस पर मोहर लग गया है, तो क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं कि सील की हुई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सील, क्या हो सकती है? तो प्रतिफल के अपवाद में हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अंडर द सील। तो सील के में सील की स्थिति में ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है सेक्शन 25 के कुछ अपवाद प्रमुख आएंगे। सेक्शन 25 के कुछ अपवाद जो है वो प्रमुख आएंगे, जिन अपवादों को लेकर के हम आगे की अपनी जर्नी को जो है वो तय करेंगे। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। हाँ, तो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रतिफल के अपवाद, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील इन इंग्लिश लॉ, एक्सेप्शन इन द कंसिडरेशन, exception under the 125 contract act Indian law does not recognize the such section। ठीक है, सील की हुई संविदा, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अंग्रेजी संविदा, अंग्रेजी। 1 मिनट बच्चों, जरा सा कुछ गड़बड़ा ना जाए, आप लोगों को मैं कहीं कुछ गलत ना बता दूं, इस डर से एक बार जरा सा मुझे अपनी जो बनाई हुई बुक है उसको हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट सील इंग्लिश संविदा, और अच्छा ठीक है, समझ गए। एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील इन इंग्लिश लॉ। तो इसी में इंग्लिश में ही हम हिंदी को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए आ गया। हाँ, तो प्रतिफल के अपवाद में एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल के अपवाद में सबसे प्रथम बात आती है कि अगर सील की हुई संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील है, तो क्या बनता है? तो कहता है कि इन इंग्लिश लॉ यानी अंग्रेजी विधि, एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील इज इनफोर्सेबल विदाउट कंसिडरेशन इन द वर्ड ऑफ एंसन। तो एंसन एक व्यक्ति थे। एंसन के शब्दों में कहा कि अंग्रेजी विधि के अनुसार सील की हुई संविदा बिना प्रतिफल के वो क्या है? प्रवर्तनीय है। बिना प्रतिफल के प्रवर्तनीय है। तो आप लोग पहले से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ बताइए फिजा, क्या कह रही हैं? पीपीटी नहीं दिखाई दे रही है। बाकी सभी लोग सहमत हैं? क्या पीपीटी नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही है सर। तो फिजा आप नेटवर्क अपना ठीक करें। तो अंग्रेजी विधि के अनुसार सील की हुई संविदा बिना प्रतिफल के प्रवर्तनीय होती है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय विधि की यहां बात नहीं हो रही है, यहां अंग्रेजी विधि की बात हो रही है। यानी यहां पे बात हो रही है डिपेंड ऑन द इंग्लिश लॉ। ब्रिटिशर्स के जो रूल थे उनके मुताबिक ये बात हो रही है कि उनके यहां अगर संविदा बिना प्रतिफल के भी है तो वो प्रवर्तनीय हो जाएगी। अभी हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एंसन के शब्दों में अंग्रेजी विधि के अनुसार
संविदा। तो बिना प्रतिफल के संविदा प्रवर्तनीय होती है। कहां पे? अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो कहते हैं कि अगर बिना प्रतिफल के प्रवर्तनीय अगर है, तो अगर प्रवर्तनीय है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रतिफल प्रवर्तनीय होना चाहिए। अगर प्रतिफल प्रवर्तनीय नहीं है तो वो संविदा नहीं बनेगा। लेकिन यहां तो ये कहता है कि हाँ संविदा बन जाएगा। तो बस आप लोगों को ये समझना है कि अंग्रेजों में बिना प्रतिफल के भी प्रवर्तनीय संविदा हो जाती है। तो एंसन के शब्दों में अगर देखा जाए तो इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द डीड दैट इज अंडर द सील, which is called a deed or specially या speciality, and the simple contract. A contract under the seal means a contract which is written या writing and which is signed, seal and delivered. कैसे? तो एंसन कहते हैं अपने शब्दों में कि अंग्रेजी विधि को दो प्रकार से संविदा को स्वीकार करती है। कैसे स्वीकार करती है? एक तो कहती है कि विलेख के द्वारा की गई संविदा, विलेख के द्वारा की गई संविदा जिसे हम सील संविदा कहते हैं। या सील किसे कहते हैं? तो जो डीड, सेल डीड नहीं बनती है, डीड बनती है। या स्पेशलिटी भी कहते हैं, तो डीड कहते हैं जो, वो होती है सील के साथ संविदा। और दूसरा वहां पे होती है एक साधारण संविदा। तो साधारण संविदा क्या होती है? सील की हुई संविदा ऐसी संविदा को कहते हैं जिस पर हस्ताक्षर किए गए हों। तो सील के साथ संविदा यानी जिस पर हस्ताक्षर वगैरह किए गए हों और किसी लिफाफे में बंद करके उसे वचन ग्रहीता को दे दिया गया हो। यानी मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। तो आप हैं वचन ग्रहीता, मैं हूं वचनकर्ता, मैं हूं ऑफर, आप हैं ऑफरी, मैं हूं प्रपोजल, आप हैं एक्सेप्टेंस, मैं हूं प्रतिज्ञाकर्ता और आप हैं प्रतिज्ञा ग्रहोता, मैं हूं वचनकर्ता एंड आप हैं वचन ग्रहीता। यदि ऐसी कोई बात आ जाती है कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और एक डीड बना करके, लिखित पंजीकृत दस्तावेज बना करके एक लिफाफे में बंद करके आपको दे देता हूं, तो ये विधि क्या कहलाती है? इसे ही हम सील की हुई संविदा कहते हैं। और यह विदेशों में मान्य है, भारत में मान्य है कि नहीं मान्य वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भारतीय विधि, अब बात हम करते हैं भारतीय विधि की। भारतीय विधि इस अपवाद को मान्यता नहीं देती। भारतीय विधि कहती है कि देखिए भाई ऐसा है कि बिना कंसिडरेशन के हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो अंग्रेजी विधि कहती है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल नहीं भी है तो वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। लेकिन भारतीय विधि कहती है कि प्रतिफल होना आवश्यक है, तभी संविदा का निर्माण होगा, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा। कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटिंग द लीगली इनफोर्सेबल लॉ, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके जैसे देखिए, अब आप लोग ये समझिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को, सिर्फ मेरी बात को सुनिए, कि पीपीटी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। तो अमेरिका में, रूस में, विदेशों में यह नियम है। क्या नियम है? कि अंग्रेजों की विधि में बिना कंसिडरेशन के प्रतिफल वह प्रवर्तनीय होता है। और आप भली भांति जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट, जो विधि प्रवर्तनीय होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, वह लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता है। लेकिन भारत कहता है कि देखो भाई, हमारे यहां भारतीय विधि में इस तरह की कोई मान्यता नहीं है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन भारत में एक शब्द चलता है परंतु सेक्शन 25 में कुछ अपवाद पाए गए हैं। सेक्शन 25 में मेरे बच्चों कुछ अपवाद पाए गए हैं। देखिए फिर से सुनिए, अंग्रेज कहते हैं कि हमारे यहां अगर प्रतिफल नहीं है तो प्रवर्तनीय हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भारत कहता है अगर प्रतिफल नहीं है तो प्रवर्तनीय नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भारत कहता है परंतु सुनो ना भैया, कि भारत का कानून है, बड़ा लचीला कानून है, यहां सेक्शन 25 आया है। और सेक्शन 25 ये कहता है क्या?
कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, जबकि भारतीय नियम कहता है, सेक्शन 25 कहता है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। विदाउट कंसिडरेशन यू कैन कॉल द कॉन्ट्रैक्ट इज द शून्य, या फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट या वाइड एग्रीमेंट। तो बिना प्रतिफल के वाइड एग्रीमेंट है, ये कौन कहता है? हमारा सेक्शन 25। लेकिन उसके 3 खंड हैं, उसके 3 बच्चे हैं सेक्शन 25 के। वो कहते हैं नहीं नहीं, सुनो, एक बात है। क्या बात है? वो कहते हैं क्या बात है? अरे भाई, जब हो गया कि बिना प्रतिफल के करार जो है वो शून्य है, विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट है वो वाइड एग्रीमेंट है। वाइड मीन्स शून्य हो गया, वाइडेबल मीन्स शून्य करणीय हो गया। तो ये लोग पीछे चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझिए। लेकिन कहता है नहीं, सुनो, हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों अलग अलग बात कहते हैं। सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, ये हम लोगों को समझना है। सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 कहता है कि लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेजों के पंजीकृत रजिस्ट्रीकृत के लिए तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और केवल एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो तो बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो फिर से पीपीटी में चलते हैं। पीपीटी क्या कहती है? कहती है कि बिना प्रतिफल के, बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा, करार जो है वो शून्य हो जाएगा। लेकिन कुछ और व्यक्तिगत हमारे कुछ मसले हैं, सिवाय जबकि हमारा पहला लड़का कहता है कि लिखित रूप में अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय जो प्रवृत्त विधि है, जो विधि है के अधीन, उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच एक दूसरे के निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। तो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। इंग्लिश वाले समझे कि एक एग्रीमेंट मेड बन जाता है विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, विदाउट कंसिडरेशन के वाइड हो जाता है, अनलेस जबकि इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अगर वह राइटिंग और रजिस्टर्ड है तब नहीं। लेकिन कुछ बातें आती हैं, क्या? इट इज एक्सप्रेस्ड in writing and registered under the law of the time being in force of the registration by the documents and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other, एक दूसरे के साथ निकट संबंध माने रखने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि बिना प्रतिफल के तो करार शून्य है, बिना कंसिडरेशन के तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड है। लेकिन अगर वह नैसर्गिक प्रेम किसके बीच में होता है? पति पत्नी के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, माँ पिता के बीच में होता है, पिता माता के बीच में होता है, बाप बेटे के बीच में होता है, माँ बाप चाचा भतीजे के बीच में होता है। तो क्या होता है? वो नैसर्गिक प्रेम। और निकट संबंध रखने वाले, तो निकट संबंध कौन रखता है? नात मात रिश्तेदार। अगर इनके बीच में नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण पति पत्नी में क्या हो जाता है? एक प्रेम होता है, बात अलग है, झगड़ाएं तो हमेशा होती रहेगी, झगड़ा जहां होती है वहीं प्रेम भी तो होता है। तो अगर ऐसी कोई बात है कि पति पत्नी के बीच में, मामा भतीजे के बीच में, भाई बहन के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और वह प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण होता है, झगड़ा करके नहीं होता है, जान लीजिएगा, झगड़ा करके नहीं होता है, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण होता है, और इस पे भी अगर वह लिखित और रजिस्ट्रीकृत होता है तो वह विदाउट प्रतिफल के भी क्या हो जाएगा? विदाउट कंसिडरेशन के भी वह एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अथवा जबकि, दूसरा कहता है जबकि, और इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द समथिंग डन। कैसे?
इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट। तो कैसे होगा? तो किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिकर देने के लिए वचन हो। किसी ऐसे व्यक्ति को पूरा चाहे कुछ उसका देने की बात की गई हो, वचन की गई हो, जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले से ही बात कर दी हो। वचनदाता यानी कि प्रपोजल कर्ता के लिए जिसने से उससे पहले से ही बात कर दी हो, अथवा ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश हो जाने का दायी। कैसे? something for the promise or something which the promiser was the legally compellable to do unless। तो किसी व्यक्ति को पूरा भाग या कुछ हिस्सा देने के लिए वचन दिया गया हो, जिसने वचनदाता यानी मेरे लिए अपनी स्वेच्छा से पहले ही कोई बात कर दी हो, अथवा ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश हो गया हो। भाई आप नहीं समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति को पूर्णतः, किसी व्यक्ति को यानी आपको मैं चाहे आपका पूरा पैसा दे दूं चाहे थोड़ा सा ही दे दूं, जिसने वचनदाता की स्वेच्छा यानी आपने मुझे पहले ही वचन दे दिया हो। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को कैसे होगा, हाँ यहां उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे समझिए, आप लोगों को मुझे 10,000 रुपए देने हैं। ये फिजा बानो जो है दिखाई दे रही है सामने, फिजा बानो को मुझे 10,000 रुपए देने हैं और आप 10,000 रुपया देते हैं या उसका 5,000 रुपया देते हैं। लेकिन बात यह होती है कि मैं अपनी स्वेच्छा से, मैं कौन हूं? प्रस्तावक। मैं अपनी स्वेच्छा से यदि उसको स्वीकार करने के लिए वचन दे दिया हूं कि चलो ठीक है 10,000 बकाया है, तुम 5,000 रुपया दे दो, तो भी वो क्या हो जाएगा? एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बिना प्रतिफल के। क्योंकि आप लोगों ने पहले से सुना है, यदि किसी का 10,000 रुपया बकाया है, आप 5,000 रुपया उसे दे रहे हैं, तो प्रतिफल वहां नहीं होता है, वहां प्रतिफल नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिना प्रतिफल के भी वो जो है कंसिडरेशन हो जाता है, वह लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है। ये अपवाद हैं। तीसरा क्या है, अभी आगे और इसको अच्छे समझेंगे। तीसरा क्या है? जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित ना होने की दशा में और इज ए प्रॉमिस टू पे डेप्ट बैरेड बाय द लिमिटेशन लॉ। इट इज ए प्रॉमिस made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or especially authorized in the behalf to pay the whole or in the part of the debt which is the creditors might have enforced payment but for the law of limitation of suits. In the case of these case such agreement as a contract। तो जिस कर्ज का संदाय वादों की परिसीमा विधि द्वारा वारित ना होने की दशा में लेनदार करा लेता है, उसके पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्रतिकर को प्रतिकर्ता करता है, तो लिखित तो हस्ताक्षरित वचन हो। तो क्या होगा इसमें? शब्द ऐसा है ना साले, क्या बताऊं, किताब लिखने वाले भी ऐसा शब्द लिखते हैं बच्चे समझ ही ना पाए। अरे यार ऐसे समझो, जिस ऋण के संदाय वादों की परिसीमा, मैंने आपसे एक कर्ज लिया हुआ है 10,000 रुपया, ठीक, तो विषय वारित ना होने की दशा में लेनदार करा लेता है। मैंने आपसे 10,000 रुपया लिया, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के बीच में उधर से आ जाता है और वो कहता है कि जो आपको पाठक जी को 10,000 रुपया देना है, आप घबराइए मत, मैं पाठक जी को रुपया दे रहा हूं, एक काम करो आप मुझे 2,000 रुपया दे दो। इसी तरीके की कुछ अवस्था अगर बनती है तो तीसरे वाले में आती है। इनमें किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। अगर इस तरीके ये 3 प्रकार की कोई भी दशा हो जाती है तो करार संविदा हो जाएगा। बहुत अच्छे से अभी आप लोग समझ जाएंगे। अभी पीपीटी पे मत जाइए, ये तो लिखा हुआ है भाई, तो मेरा फर्ज है बताना आप लोगों को, लेकिन अभी और अच्छे से समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो अब इसमें हम सर देखेंगे पेपर स्पष्टीकरण। हाँ नेहा बताइए, जो पढ़ा रहे हैं तो मगर इतना ना जितना भी पढ़ा रहे हैं। बताइए नेहा क्या कर रही है? एक नहीं सर कुछ नहीं करें। भैया जो भी कहना है म्यूट व्यूट करके कीजिए, बात कीजिए, हाल चाल बतियाइए, एकदम खूब निभाइए रिश्ता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि म्यूट वगैरह करके जो करिए ना, अच्छा लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रतिफल के अपवाद में कुछ स्पष्टीकरण हैं। वो तीनों शब्द जो आप लोगों ने यहां ध्यान से देखिए, ये 3 लाइनें जो आपने पढ़ी है ना, 1 2 3, थोड़ा थोड़ा समझ गए सर होंगे। सर तो ये जो 3 बातें हुई हैं प्रतिफल के अपवाद में सेक्शन 25 में 1 2 3, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो बिना प्रतिफल के भी करार जो है वो संविदा हो जाएगा। तो इसका हम लोग विस्तृत विश्लेषण पढ़ेंगे ताकि ये तीनों चीजें हमें अच्छे से समझ जाए। तो स्पष्टीकरण 1 कहता है कि इस धारा की कोई भी बात, इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः दिए गए किसी दान की विधि मान्यता पर, जहां तक कि दाता और अदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी। कैसे? nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee on any gift actually made. Suppose that इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः किसी दान, यदि कोई गिफ्ट दिया जाता है, यदि कोई गिफ्ट दिया जाता है विधि मान्यता पर, विधि द्वारा लीगली इन्फोर्सेबल है, जहां तक कि दाता और अदाता के बीच का संबंध है, यानी देने वाले और लेने वाले के बीच का संबंध है, उनके संबंध में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को कोई गिफ्ट देता है तो वहां पे ये सब मामले नहीं आएंगे। स्पष्टीकरण 2 कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज freely given is not a wide, तो कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने के लिए वचन की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि कोई करार, कोई भी एग्रीमेंट जिसके लिए प्रपोजल करता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है, जिसके स्वतंत्रता से यानी उसके फ्रीडम से, आजादी से, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव रख के या कट्टा बंदूक उसके कनपट्टी पर लगा करके नहीं ली गई है, तो केवल इस कारण वह शून्य नहीं होगी कि उसमें प्रतिफल नहीं है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, यह मायने रखता है। किंतु यह ध्यान देना होता है कि अवधारित में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी कि नहीं गई थी। हाँ, अगर दी गई है तो बिना प्रतिफल के भी करार जो है वो शून्य नहीं होगा, करार वैलिड हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी सम्मति यानी उसके कान पे कनपट्टी पे बंदूक लगा करके या दबाव बना करके या जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती अगर की गई है तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रतिफल की अपर्याप्तता है, यानी कंसिडरेशन जो है अगर उस वाद में या उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह गणना में लाया जा सकता है। अब हमारा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आता है दृष्टांत। दृष्टांत अगर हम समझ लिए तो यानी हम ये समझ जाएंगे। तो कहता है कि ए प्रॉमिस करता है फॉर नो कंसिडरेशन टू गिवन अ बी 1000 रुपीज, दिस इज अ वाइड एग्रीमेंट। वो कहता है कि ए प्रॉमिस करता है क्या? फॉर नो कंसिडरेशन, प्रतिफल के बिना, टू गिव टू बी 1000 रुपीज। वह बिना प्रतिफल के, ए बिना प्रतिफल के बिना प्रतिफल के बी को 1000 रुपया देता है। दिस इज ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ए वाइड एग्रीमेंट। तो हिंदी वाले समझे कि खा को किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपए देने का वचन देता है तो यह शून्य करार है। आप किसी को 1000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया देते हैं बिना प्रतिफल के, तो ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब नहीं समझे यार, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं चीज ध्यान, अरे यार हम आपको 1000 रुपया भेज दें तो प्रतिफल है कहीं पे, कोई मुझे फायदा है आपसे?
हाँ, अगर इसके बदले में मैं आपको 1,000 रुपया भेजूं और आप उधर से मेरे लिए एक किताब खरीद के भेजें, तो यानी वह एक वैलिड हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट ऐसी स्थिति बनती है, 1 मिनट भाई चालू रखिएगा। हेलो जी, हाँ भैया, अभी थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं आपसे। तो अगर ऐसी कोई बात आ जाती है, अगर ऐसी कोई बात आ जाती है कि मैं आपको 1,000 रुपया देता हूं, अब बिना प्रतिफल के, बिना किसी फायदे के, बिना कोई नुकसान, बस ऐसे ही, अरे लो यार प्रज्वल, रख लो यार 1,000, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये शून्य एग्रीमेंट है। सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे निकल रहा है, ये शून्य एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये शून्य है। हाँ, लेकिन अगर उसके बदले में ये बात हो कि आप मुझे एक किताब उधर से कुरियर करेंगे, तो ये वैलिड हो जाएगा। तो एक तरीके से 1,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, तो एक तो प्रकार से गिफ्ट हो गया ना यार, कि चलो ऐसे ही दे दिया। फिर बात आती है, ए फॉर ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to give his son, कौन, बी, ₹1,000, ए put his promises to be into written and registered, this is a contract. Why? का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र खा को 1,000 रुपया देने का पता दे। मैं हूं का, मैं अपने बेटे से स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं उसे 1,000 रुपया देता हूं। हाँ, लेकिन मैं उसको रजिस्ट्रीकृत करके, पंजीकृत करके करता हूं, तो क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार की संविदा हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैं एक पिता हूं, अभी तो हूं नहीं, लेकिन भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी हो ही जाऊंगा, लेकिन पहले शादी तो हो। अभी वही नहीं हुई है, तो आगे कहां से यार। तो मैं सपोज मान लीजिए हो गई है, अब मान लीजिए हो गई है, मानने में क्या जाता है यार, थोड़ी देर के लिए खुशी ही समझ लेते हैं। तो का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र खा को 1,000 रुपए वचन देता है। मैं अपने बेटे से कहता हूं, बेटा मैं ना तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा। बेटा भी बड़ा होशियार, वो कहता है तो ठीक है पापा, चलो ना इसको रजिस्ट्रीकृत करा लेते हैं, लेखबद्ध करवा लेते हैं। वो क्या करता है, स्टाम्प पेपर मंगवाता है, उस पर लिखवा लेता है। तो यह संविदा हो गई, यह संविदा हो गई। अगर नहीं लिखवाएगा तो संविदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 का सेक्शन 1 क्या कहता है कि नैसर्गिक प्रेम और नजदीक में संबंध रखने वाले जो बच्चे व्यक्ति होते हैं, उनमें लिखित और रजिस्ट्रीकृत अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी वह एक संविदा का रूप ले सकता है। ये था सेक्शन 1 का उदाहरण। अभी भी सेक्शन 1 का एक और उदाहरण है, सा की थैली का पड़ी पाता है। हिंदी लिखता भी हूं, उसमें भी गलत लिख देता हूं, क्या बताऊं। ए फाइंड बी पर्स, ए फाइंड्स बी पर्स, ए बी का पर्स पाता है, एंड गिव हिम, गिव इट टू हिम, बी प्रोमिसेस टू गिव ₹50, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सा का की थैली को पड़ा पाता है, मेरी पर्स जो है आप कहीं रास्ते में गिरी हुई पाते हैं, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको, आप मेरा पर्स वापस कर दीजिए, मैं आपको 50 रुपया दूंगा। तो यह संविदा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, संविदा क्या नहीं है कि अगर मैं ऐसे ही 100 रुपया आपको दे दिया, ऐसे ही 100 रुपया दे दिया, तो संविदा नहीं है। हाँ, हमारे आपके बीच में कोई रिश्तेदारी है, आप हमारे मौसी के मामा के लड़के हैं, या आप हमारे मौसी की लड़की हैं, तो आप बहन हुई हैं हमारी, और आपके साथ हमने कोई संविदा की, हमने कहा कि अरे दीदी मैंने 1,000 रुपया आपको दूंगा, आप कहीं अच्छा दोगे, ठीक है भैया, तो चलो ना लिखवा लेते हैं, इसको रजिस्ट्रीकृत करवा लेते हैं, तो संविदा हो गई, लिखित और रजिस्ट्रीकृत हो गई। तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 कहता है कि लिखित एंड रजिस्ट्रीकृत अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो है लीगली इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो तीसरा उदाहरण में, सा का की थैली को पड़ा हुआ पाता है, मेरी थैली को रास्ते में आप गिरा हुआ पाते हैं, मेरे पर्स को गिरा हुआ पाते हैं, फिर आप मेरे पास आते हैं, मुझे पर्स मेरा वापस करते हैं, सर मैं आपका पर्स रास्ते में गिरा हुआ पाया था, मैं कहता हूं कि अरे यार चलो इस खुशी में मैं आपको 500 रुपए दूंगा, तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, मुझे आपको देना पड़ेगा। अब सब सेक्शन 2, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 को हम क्या कहते हैं कि खा के शिशु पत्र का पालन क्या करता है, मेरे पुत्र का पालन आप करते हैं, मेरे पुत्र का पालन जो है वो कौन करता है, आप करते हैं, निम्मी करते हैं, साक्षी करते हैं, वगैरह कोई और करता है।
आप मेरे पुत्र का पालन करते हैं। अच्छा, वैसा करने के लिए मैं आपको कुछ पैसा देने का वचन करता हूं। मैं कहता हूं कि यार ये उदाहरण थोड़ा गलत हो जाएगा, ऐसे समझाना उचित नहीं होगा। सपोज ऐसा हेलो। कोई व्यक्ति है, सपोज ऐसा कोई व्यक्ति है, उसकी जो नीडल उसको मतलब फ्री में पढ़ाएं तब भी जो है, तो सा की था शिशु का पालन। मेरा एक बेटा है, नहीं मेरा नहीं यार, मेरा गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति है जिसकी पहली पत्नी गुजर गई है नहीं उसकी पत्नी, लेकिन उससे एक बेटा था। अब पुरुष तो बेटे को देख नहीं सकता, क्योंकि उसे तो नौकरी चाकरी करना होता है। तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर एक महिला को हायर करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बच्चे की देखभाल करो, और इसमें जो होने वाले जो व्यय होंगे, जो खर्च होंगे, उसका संदाय मैं वचन देता हूं कि मैं उसका पूरा करूंगा। यह एक प्रकार की संविदा है। क्यों? कि सेक्शन 2 कहता है कि खा के 1,000 रुपए के द्वारा देय है, किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है, का उस ऋण मध्य खा को 500 रुपए देने का वचन हस्ताक्षरित करता है। तो यह संविदा है। ऋण क्या है? मेरा मेरा बार बार आ जाता है, उस बच्चे का जिसका वो बेटा है, वो जो औरत उस बच्चे को पाल रही है, उसके ऊपर कर्ज हो गया इस व्यक्ति का, और उस कर्ज को पूरा करने के लिए वो उसे 1,000 रुपए देने का वचन देता है। तो यह एक प्रकार के संविदा है। ये सब सेक्शन 2 कहता है। का 1,000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। मैं 10,000, मेरे पास एक किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब, उसकी कीमत 9,000 रुपया है बच्चों। और मुझे जो है आपके माननीय जो क्या नाम है वो थे, कारागार मंत्री थे, बलराम सिंह यादव का आप लोगों ने नाम सुना था होगा। तो जब वो कारागार मंत्री थे बलराम सिंह यादव, तो मैंने अपने कॉलेज में जो है मतलब एक 3rd स्थान प्राप्त किया था हिस्ट्री में। बीए एलएलबी हिस्ट्री में मैं 3rd रैंक पे आया था पुणे यूनिवर्सिटी में। तो बलराम सिंह यादव ने मुझे वो बुक दे करके मुझे जो है प्रोत्साहित किया था। नाम उनका था बलराम सिंह यादव, वो कारागार मंत्री थे उस समय। तो उन्होंने मुझे मतलब सम्मानित किया था। तो वो 10,000 की आज भी मेरे पास किताब है, वर्ल्ड हिस्ट्री की, बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश में है, विदेशी राइटर है उसके। तो वो किताब मैं आपसे ये कहता हूं कि उसकी कीमत 10,000 रुपया है, लेकिन मोहम्मद सलीम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और ये लो तुम्हें 10 रुपए में मैं ये दे देता हूं। तो यह भी एक प्रकार से क्या हो गया, संविदा है। अगर मैंने आपसे कहा कि 10,000 की किताब मैं आपको 1,000 रुपए देने की बात करता हूं, तो बिना प्रतिफल के भी यह करार क्या हो गया, इसमें प्रतिफल है ही नहीं, पूरा का पूरा लॉस हो रहा है। तो बिना प्रतिफल के भी यह करार जो है वो संविदा है। किस काश 1,000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। का इससे इनकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। तो प्रतिफल की अपर्याप्तता ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को यह विचार करने की गणना में लेना चाहिए कि का सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। कहने का मतलब इसमें एक और खुरपेच आ गई कि मान लीजिए हमने यह कहा कि मोहसिन सलीम ये लो, मैं तुम्हें अपनी 10,000 रुपए की किताब 10 रुपए में देता हूं, और मैंने आपको 10 रुपए में अपनी किताब दे दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और फिर मैंने एक दावा कर दिया, करे मैंने नहीं कहा था 10 रुपए में देने के लिए, इन्होंने जबरदस्ती गलत तरीके से लिखवा लिया एग्रीमेंट। तो न्यायालय कहता है कि इसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार, इस विचार को गणना में लेना चाहिए, इसका अधिकार न्यायालय के पास सुरक्षित होता है। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का 3रा सेक्शन। ठीक, और इसको और अच्छे से समझते हैं जिसे नहीं समझ में आया हो। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव किसके पास होता है? जब एक नेचुरल लव का तात्पर्य यहां क्या है? नेचुरल लव का तात्पर्य ये हो गया कि नेचुरल लव यानी कि नैसर्गिक प्रेम, यानी कि बाप बेटे, पिता माता, चाचा भतीजे में भी हो सकता है, दादा बाबा में, दादा नाती में भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई स्थिति आती है, ऐसा प्रेम आता है,
तो प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, जबकि वह लिखित रूप से अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। The essence of the first exception is that the written and registered agreement based on the natural love and affection between the near relative and enforceable without consideration. Who is the near relative? The act provided guidance, nor has exception has been judicially considered. ऐसा कोई कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया है कि नैसर्गिक प्रेम क्या होता है। The expression will without doubt include the parties related by the blood or marriage. Blood or marriage, यानी blood का रिलेशन हो या फिर मैरिज हो जाए। Again, what is the means of natural love and affection? There is always some degree of the intensive and affection between parties nearly related, but in intensity there may be something may be overlooked by the external curriculum chances या circumstances. Thus, for the example of राजू, क्या नाम है, राजलुखी दबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। अच्छा हाँ, भूतनाथ मुखर्जी वाला ये केस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए भाई, आप लोगों को ये बताना था कि ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक वो वाला नोट कर लीजिएगा जो आप लोगों ने देखा था, क्या नाम है, कार्बोलिक बनाम स्मॉल बॉल कंपनी, और ये दूसरा आ गया राजलुखी डाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है मतलब। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में क्या होता है कि प्रतिवादी ने अपनी पत्नी को अलग रहने के खर्चे तथा मकान के लिए प्रति मास कुछ पैसा देने का वचन दिया। प्रतिवादी ने अपनी पत्नी को अलग रहने के खर्चे तथा मकान के लिए प्रति मास कुछ किराया देने का वचन दिया। उसने कहा देखो पत्नी जी, ऐसा है कि अब तुम ना अलग हमसे रहो, और मैं तुम्हारा जो खर्च है वो भी दे दूंगा, और तुम्हारे जो रेंट का भाड़ा होगा वो मैं भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। और वचन जो है रजिस्ट्रीकृत और पंजीकृत था। उसमें यह कहा गया था कि कुछ झगड़े और अनबन के कारण ऐसा हुआ था। और पैसा देने से इनकार कर दिया, पत्नी को वाद लाना पड़ा। ध्यान दीजिए आप, क्या हुआ, एक पति पत्नी थे। अच्छा चलो यार, एक बार आप लोग तो नैसर्गिक प्रेम में ये बात राजलुखी डबी और भूतनाथ मुखर्जी का केस हुआ। दोनों पति पत्नी थे, दोनों में झगड़ा उगड़ा अक्सर हुआ करता था, दोनों में झगड़ा उगड़ा हुआ करता था। तो पति ने कहा देखो भाई, ऐसा है कि हमारे तुम्हारे झगड़ा हुआ करता है, तो एक काम करो कि तुम अलग रहो और मैं तुम्हारा भी खर्चा दे दूंगा, और तुम्हारा जो रेंट का घर रहेगा तो रेंट दे करके रहोगी तो मैं वो भी पैसा तुम्हें दे दूंगा, यानी तुम्हारा पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा, बस तुम मुझसे दूर रहो। फिर बाद में उसने पैसा देने से इनकार कर दिया पति ने, तो मामला न्यायालय में पहुंच गया, कोर्ट में पहुंच गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह नहीं माना कि इस स्थिति में अपवाद आ सकती है। उसने कहा इस स्थिति में भैया अपवाद नहीं आ सकता है। क्यों? क्या कोई बता सकता है क्यों? एनीबडी एल्स? सब लोग ऑफलाइन भी क्लास करते हैं, ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आप लागू पढ़ते हैं। कोई लोग एक ऐसा बता दो क्यों ऐसा, क्यों न्यायालय ने ऐसा कहा कि इसमें अपवाद नहीं है? क्यों उसने कहा कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है? क्यों उसने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट विधिमान्य नहीं है? क्यों? सर क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। किसने बताया ये बात किसने बोली कि प्रेम नहीं है? मैं सर खुशबू, वेरी गुड खुशबू, ग्रेट, फ्रॉम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है कि धारा सेक्शन 25 का सब सेक्शन ये कहता है कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के साथ अगर नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के साथ अगर रजिस्ट्रीकृत और पंजीकृत होती है
तो वह विधिमान्य होगी, तो वह लीगली इन्फोर्सेबल होगी, विदाउट कंसिडरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, लेकिन झगड़ा वगड़ा करके अगर दो लोग अलग हो रहे हो और उसमें अगर लिखा पढ़ी हो जाए तो अलग नहीं होगा। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अपवाद में नहीं आ सकती। जो पक्षकार अपने झगड़ों के कारण इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं और अलग रहने को मजबूर हो गए हैं, उनमें न्यायालय को कोई प्रेम और स्नेह की भावना का साक्ष्य मिलता ही नहीं है। वो तो कहता है यहां तो न्यायालय में कोई प्रेम और तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन मामला इतने पे नहीं रुका। तुरंत बंबई उच्च न्यायालय ने इस पे अपना आवाज उठा दी, भीवा वर्सेस शिवराम के केस में। भीवा वर्सेस शिवराम, भीवा बनाम शिवराम के केस में इससे तुलना की गई। तुलना क्या थी कि का अपने भाई खा पर एक जमीन का आधा भाग प्राप्त करने का वाद लाया। क्या का अपने भाई, आप लोग भी पढ़ा कीजिए, देखिए पीपीटी है, पढ़ा कीजिए, कानून की भाषा समझ में आएगी। का अपने भाई खा पर एक जमीन का आधा भाग लाने का, प्राप्त करने का वाद लाया, परंतु यह वाद ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वह जमीन खा की निजी थी, बाप दादा से नहीं मिली थी। इस वाद के समाप्त हो जाने पर खा ने लिखित और पंजीकृत लिफेक द्वारा का को आधी जमीन देने का वचन दिया, फिर इनकार कर दिया। अब का ने इस वचन पर आधार पर वाद किया। तो प्रश्न यह था कि क्या वचन प्रेम और स्नेह पर आधारित था? इस पे हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, जमीनी विवाद है, आप लोग आगे चल के कानून की वकील बनेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझिए इसको। हुआ क्या कि मैंने अपने भाई, मेरा भाई कौन? सिद्धार्थ। तो एसडीएम है तो पूरा वो नहीं, और कौन सा? राजू। अच्छा राजू। अरे कुछ नहीं, मेरे भाई ये सामने कौन दिखाई दे रहे हैं, खुशबू राज नाम है ना, हाँ ये खुशबू राज मेरे भाई हैं। तो मैंने अपने भाई खुशबू राज पर एक जमीन का आधा भाग प्राप्त करने का वाद लगाया, परंतु यह वाद न्यायालय ने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वह जमीन खुशबू की ही थी, कोई बाप दादा से नहीं मिली हुई थी। तो इस वाद के समाप्त हो जाने पर खा ने, यानी कि खुशबू ने लिखित और पंजीकृत तरीके से लिखा करके का को जमीन देने का वचन दिया। पहले क्या हुआ, पहले हमने कहा कि अपने में से आधी जमीन दे दो, खुशबू से आधी जमीन दे दो, खुशबू कहीं नहीं देंगे। हम न्यायालय में चले गए, न्यायालय कहा भक्स दुर्भाग्य यहां से, जब तुम्हारा जमीन है ही नहीं है तो देगी कहां से। हाँ, लेकिन सब जब मामला निपट गया तो फिर एक दिन खुशबू को हमारे प्रति प्रेम उमड़ गया, और जब प्रेम उमड़ गया तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि आपने, मैंने भैया हूं मैं, तो भैया ऐसा है ना, आप एक काम करो, चलो हम लोग लिखित कर लेते हैं, आधा आप ले लो आधा मैं ले लूं, ठीक? तो और फिर ये बोल दिया, ये लिखित हो गया, रजिस्ट्रीकृत हो गया कि आधा आप में देंगी आधा नहीं देंगी। फिर आप देने से मना कर दी, फिर तो मैं फिर न्यायालय में गया और इसका वाद ले आया। तो प्रश्न यह था कि क्या यह वचन प्रेम और स्नेह पर आधारित था? आप लोग बताइए। नो सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अब हो गया सर, इसलिए नहीं होगा। ये कौन बोला? खुशबू। मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा खुशबू, ठीक है। और कोई? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि पहले ऐसे पहले प्रेम और स्नेह नहीं था, अवनीश कुमार, आप किस कॉलेज से बल्कि हैं? इसने बात हीरालाल यादव लखनऊ से। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपका है। और कोई? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। तो प्रश्न यह था कि वचन प्रेम और स्नेह पर आधारित था कि नहीं था। तो आप सुनिए, का नहीं ने था। यह माना कि उसके, यानी मैंने यह माना कि उसके भाई यानी मेरे खुशबू के भाई के साथ मेरे संबंध जो हैं क्या थे, मेरे संबंध जो हैं वो बहुत दिनों से बुरे चल रहे थे। रिश्तों में इस तनाव के उपरांत भी न्यायालय ने यह निर्णित किया, यह एक ऐसी संविदा है
जो धारा 25 के सेक्शन 25 के पहले अपवाद के क्षेत्र में आती है, पहले अपवाद के क्षेत्र में आती है और कहती है कि वाद समाप्त हो जाने के बाद खा के मन में अपने भाई के लिए ऐसी भावना पैदा हुई थी, वह उसे आधी जमीन देकर संबंधों को सुधार लेना चाहता था, इसलिए वचन करते समय वह प्रेम और स्नेह से प्रेरित हुआ था। अरे मेरे बकलोल बच्चों, मेरे राजू, तनी ध्यान दो। क्या हुआ था कि मैंने पहले खुशबू से कहा कि खुशबू आधी जमीन अपने, ए खुशबू भाई, आधी जमीन, या अवनीश भाई हैं यार ये, अवनीश भाई, ए अवनीश भाई, अपनी जमीन में से यार आधी जमीन मुझे दे देते। फिर आप मना कर जी। दिए, नहीं हम नहीं देंगे। हम न्यायालय चले गए, सर हमारे भाई हैं अवनीश, सर इनसे मांग रहे हैं जमीन दे दो, नहीं दे रहे हैं। न्यायालय का भाग जासूस ने बहुत मार मारेंगे। कहा क्यों? अबे वो तो अवनीश के नाम पे जमीन है ना, तो तुम्हें क्यों देगा? हम चुपचाप चले आए। अवनीश को देखा नहीं गया, इनको लगा अरे बाप रे बाप, ये जो मेरा राहुल सर भाई है ना, अरे बाप रे ये तो बड़ा परेशान है, चलो यार इसको कुछ जमीन दे देते हैं। फिर ये एक लिखित पंजीकृत करके कहते हैं कि सर मैं आपको ना 1 बिस्वा जमीन दे रहा हूं, लिखित कर दिए। फिर न्यायालय चले गए, क्यों? क्योंकि जमीन देने से मना कर दिए। फिर हम न्यायालय गए, फिर हम न्यायालय में जाके कहे कि सर अविनाश सर ने मुझे लिखित और रजिस्ट्रीकृत तरीके से किया और फिर देखिए देने से मना कर दिए। फिर हमने उनको पहला वाद दिखाया कि पहले वाद में जब सर मैंने इनको कहा था तब इन्होंने कहा ये मेरी जमीन है, मैं आपकी क्यों नहीं, तो मैं तो सर वहां मान गया। फिर बाद में हमारे और इनके बीच में अचानक प्रेम उमड़ गया, तो न्यायालय कहता है कि प्रेम उमड़ गया था, प्यार उमड़ गया था, इसलिए यह विधिमान्य संविदा हो जाएगी। क्योंकि जब एक बार वाद हुआ, विवाद हुआ, उसके बाद मामला शांत हो गया, न्यायालय में पूरी शांति हो गई, फिर उसके बाद नए तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया, आप 2 भाई थे, आप लोगों में नैसर्गिक प्रेम और स्नेह उत्पन्न हो गया, इसलिए अवनीश ने कहा कि मैं आधी जमीन आपको देने के लिए तैयार हूं और लिखित रजिस्ट्रीकृत किया, इसलिए सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 इसको जो है वो लागू कर देता है। ये हम सब कुछ पढ़ रहे हैं क्या? सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1। केवल बच्चों बस इतना ध्यान देने की जरूरत है, अब सोचो एक सेक्शन का केवल सब सेक्शन 1 पढ़ने में इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो सोचिए लाखों में सेक्शन है, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये ला की पढ़ाई है, ला से कहते हैं ला। आज ही किताब खरीद लो, आज ही पढ़ना चालू कर दो, मत रहो 20 सीरीज के भरोसे, क्योंकि बार काउंसिल का नियम है 65% की मार्क आगे आवश्यकता पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वकील नहीं बन पाओगे, रजिस्ट्रीकृत बन के लॉयर बन के घूमोगे, एडवोकेट नहीं बन पाओगे। क्योंकि जब एक सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 समझाने में इतना समय लग रहा है, तो आगे की पढ़ाई कैसे होगी? पढ़िए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे आप लोग। तो उसने कहा कि वचनदाता और दोनों के बीच में पहला मामला शांत हो गया, दूसरा मामला हुआ तो नैसर्गिक प्रेम हो गया था, इसलिए रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत हुआ था, इसलिए यहां पर ये जो है वो वचन प्रेम और स्नेह के कारण प्रेरित होता है, इसलिए सेक्शन 25 के अपवाद के क्षेत्र में नहीं आएगा, बल्कि सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आएगा, जहां नैसर्गिक प्रेम और स्नेह होगा। ठीक है। भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2, भूतपूर्व सेवाओं का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भुगतान। भूतपूर्व सेवाओं 6 महीना, आज के 10 साल पहले आपको मैंने आपके 5वीं क्लास में नहीं दिख रही, तो भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवाओं, मैं आज के 5 साल पहले आप जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैं आपको मैथ पढ़ाया करता था, उस समय का पैसा बाकी चला आ रहा है विनीता जी, आज तक आपने पैसा दिया नहीं है मुझे। आपको याद नहीं होगा, आप छोटी थी, सही में मैं पढ़ा रहा था आपको, लेकिन उस समय का आपने पैसा मुझे अभी तक दिया नहीं है। तो 5,000 रुपया मेरा बकाया है आपके यहाँ। अरे तो 5,000 नहीं दे रही है, चलिए 2,000 रुपया दे दीजिए भाई, कुछ तो दे दीजिए, चलिए हम 2,000 रुपये में ही मान जाएंगे, और आप मुझे 2,000 रुपया दे दी और मैं मान गया, तो यह क्या हो जाएगा? पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो जाएगी। भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा का जो है वो क्या हो जाएगा? सब सेक्शन 2, 25 का सब सेक्शन 2 यही बात कहता है कि खा की थैली का पड़ी पाता है उसको देता है, का स्वतः ही उसको 50 रुपए देने का वचन देता है, ये संविदा है।
खा के शिशुपालन का पालन करता है, वैसा करने में उसे उसके खर्चों का सारा व्यय जो है वो संविदा है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सब पहला सेक्शन तो आप लोग समझ गए, वो नैसर्गिक प्रेम वाला था। दूसरे वाले को भी आप समझ जाइए, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा, कोई ऐसी सेवा जो पहले ही हो चुकी हो। तो का की थैली का पड़ी पाता है, का पहले थैली पड़ी पाता है, बाद में उसको पता चलता है कि मुझे 50 रुपया मिलेगा। तो क्या हो गया, का ने एक प्रकार से खा की सेवा की उसकी जेब का पैसा कहीं नुकसान नहीं किया, गिरा हुआ पर्स पाया और वापस कर दिया। खा में भी ऐसे हुआ, खा शिशुपालन का करता है। खा एक माता है जो शिशु पालती है का, और उसके खर्चे होने वाले खर्चों के लिए वो खा जो है वचन देता है। ये भी एक प्रकार की संविदा है। अब तीसरा आता है जो आप लोगों ने देखा था सब सेक्शन थर्ड, काल तिरोहित ऋण, टाइम बैरेड डेप्ट। तो काल तिरोहित ऋण, टाइम बैरेड डेप्ट क्या है? अरे काल तिरोहित ऋण है जो काल हो गया हो। अरे काल किसे कहते हैं? जो 10 साल पुराना हो गया हो, पुरानी बात हो, बहुत ज्यादा पुरानी बात हो। तो काल तिरोहित ऋण का भुगतान करने का वचन प्रवर्तनीय होता है। वचन लिखित होना चाहिए और हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए, चाहे आंशिक भुगतान का हो चाहे पूरे भुगतान का हो। अरे आपको याद नहीं है? अरे विनीता जी, आपका घर कहाँ है? अरे विनीता जी, आपका घर कहाँ है बताइए? मुरादाबाद। मुरादाबाद। आपको याद नहीं है, मैं मुरादाबाद में डाबर इंडिया लिमिटेड में नौकरी किया करता था, तो आपके यहाँ ही तो रेंट पे रहता था। अरे आज के 10 साल पहले की बात है, ऋण पुराना हो चुका है। 10 साल पहले जब मैं आपके यहाँ रहता था, उस समय का मैंने 10,000 रुपया आपका कर्जा बकाया हुआ है, काल तिरोहित ऋण है वो, टाइम बैरेड डेप्ट है, टाइम बीत चुका है, 10 साल पुरानी बात है वो, जब मैं आपके यहाँ रहा करता था। और आप कहती हैं आज कि सर आप तो ऑनलाइन मिल गए हो, पढ़ा रहे हो, दे दो अपना पुराना पैसा हमारा जो बकाया है। मैं कहता हूं यार पैसा तो नहीं है मेरे पास विनेता जी। अरे ठीक है, 10,000 रुपया नहीं है सर, 5,000 दे दो। तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो ना, लिखित करवा लेते हैं, पंजीकृत करवा लेते हैं। तो आप हमसे पूरा एकदम लिखवा लेती हैं कि 5,000 रुपया देंगे, और आप स्वीकार कर लेती हैं। तो यह काल तिरोहित ऋण जो है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा। इसमें प्रतिफल तो नहीं है, लेकिन ये विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा। तो काल तिरोहित ऋण, टाइम बैरेड डेप्ट, इसे ही कहते हैं जो मैंने आपको समझाया, कि जब कोई कर्ज पुराना हो जाए, काल तिरोहित हो जाए। ये भाई कालावरोधित जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब भी वही होता है, कालावरोधित या काल तिरोहित, दोनों एक ही चीज होती है। तो यह भी आवश्यक है कि वचन उसी व्यक्ति ने दिया हो जिसने देने के लिए बाध्य रहा हो। तो यह भी बात है कि अगर वचन जो है, मैं आपको, अगर मेरी जगह पे मेरा बेटा आकर के आपसे कहे तो ये मान्य नहीं होगा। मैंने वहां पे रेंट पे रहा है, तो मैं कहूंगा आपसे कि हाँ भैया 10,000 रुपये बाकी था आपका भाड़ा, लेकिन चलो पुरानी बात हो गई, चलो 5,000 रुपये लेके वारा न्यारा कर लीजिए। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना विचार प्रकट किया कि वचनदाता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का वचन भी इस अपवाद के अंतर्गत आता है। वो क्या नाम है? आता है। हाँ, कैसे आता है? कि धारा 25 में जिस वचन का जिक्र आता है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, और यदि ऐसा वचन कई परिस्थितियों से अनुमान लगाने में मिलता है तो पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए एक और इसी में, चलिए धन्यवाद नहीं आप लोगों का, सुनिए एक और चीज देख लीजिए। बंबई उच्च न्यायालय ने कुछ बात कही थी, किस मसले पर? ध्यान दीजिए आप लोग। काल तिरोहित किराए के भुगतान का वचन नहीं माना गया। कैसे? जिसके लिए एक अन्य वाद, पत्र में ऋण को स्वीकार किया गया, पत्र के द्वारा अगर स्वीकार कर दिया, उस पर ब्याज देने का वचन दिया गया, जिस सारे ऋण के भुगतान का वचन माना गया, इसलिए धारा 25 थर्ड के क्षेत्र में ठहरा गया। इसी प्रकार एक किराएदार ने भूस्वामी को पत्र लिखा। एक किराएदार था, जैसे मैं था, मैं विनीता के घर में रहता था, तो मैंने विनीता को एक पत्र लिखा। ठीक, मैंने विनीता को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने जो काल तिरोहित ऋण हो चुका है उस किराए का मैंने ब्यौरा दिया।
और मैंने कहा कि मैं बैसाख के महीने में या मैं अगले साल फरवरी मार्च के महीने के अंत तक मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं तुरंत ना भेजूं, मैं विनीता से कहूं यार यार जो मैं 10 साल पहले जब डाबर इंडिया लिमिटेड में जॉब करता था मुरादाबाद, जब मैं आपके घर में रहता था तो उस जो मकान का भाड़ा जो चला आया है वो मैं देना चाहता हूं। तो हो सकता है मैं पत्र के द्वारा भी सूचित करूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पत्र के द्वारा मैं जो है वो क्या करता हूं, सूचित करता हूं। किसको? विनीता को, कि मार्च के अंत तक मैं आपको दूंगा। तो यह भी प्रवर्तनीय होगा। यह सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 की शर्तें पूरी हैं तो यह भी वचन प्रवर्तनीय हो जाएगा और यह भी जो है हो जाएगा। हाँ, बंबई उच्च न्यायालय ने इस अपवाद को एक नया मोड़ दे दिया था, जो मेरी जानकारी में है। तो बंबई उच्च न्यायालय ने इसको एक नया मोड़ दे दिया। तो इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने एक नए रास्ते में मोड़ दिया। उसने कहा कि अगर किसी फर्म की बैलेंस शीट में जिस पर किसी भागीदार के हस्ताक्षर हो, यह दर्शित हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने उस फर्म के दायित्व के अधीन है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए एक वचन जो है वो प्रभाव रखेगा। यदि कोई बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में यह दिखाया गया है कि फला आदमी को यह कर्ज हमने दिया है, तो वह भी मान्य होगा। जैसे एक कंपनी के विरुद्ध समापन की याचिका के आधार पर था कि कंपनी ने याची के ऋणों का भुगतान नहीं किया, तो कंपनी ने उत्तर में कहा कि ऋण दे था और अपनी जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर ली थी, संदाय का वचन भी दे रही थी। थोड़ा और इसको समझते हैं यार अच्छे से, ये थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये एक्चुअली सही बताऊं मैं, ये जो हिंदी लिखी है ये मुझे भी ना समझ में आ रही है और मुझे मजबूरी में अब इंग्लिश वाली किताब खोल करके ये देखना पड़ रहा है कि ये केसवा क्या है। ये केसवा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। टाइम बैरर डेप्ट में केस था ना ये। The promises referred to section 25 third must be expressed and the one cannot be held the sufficient in the intention to pay the unexpressed and has to be gathered from the number of the circumstances। कौन सा है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। The Bombay High Court has given a new turn of the exception by the holding that the settlement in the balance sheet and the firm signed by the partner। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, समझ गए क्या है। A check issue a time by a debt would still fall within a previous subsection 138 negotiable in the act is the subsection acknowledgement and debt is something different from the promise of the kind, and the acknowledgement had taken the place before expiry the period of limitation, only the period of limitation because the extended 25 plus is the promise। अच्छा, ठीक 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 समझ गया। दौलत राम वर्सेज सोमनाथ AIR 1981 दिल्ली का केस है। तुलसीराम बनाम सोमन का केस है दिल्ली का। SBI कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिलीप छाबरा सिंह। देवरिया का केस है देवी प्रसाद भगवती प्रसाद। अप्पा राव वर्सेस सूर्यप्रकाश मरखम मोहम्मद। इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, कौन सा आप लोगों को पढ़ाएं, कौन सा केस पढ़ाएं जिससे कि ये समझ में आ जाए। रुक जाइए, पढ़ा रहे हैं कौन से। कहाँ से नया एक्स्ट्रा साला डाल दिया है PPT ने, ये ऐसा मैम भी ने, इनको समझ में नहीं आता है, जौने समझ में आ गया वही उठा के PPT में डाल देंगी। अरे देखना भी चाहिए बच्चे समझ में पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे ना, टफ टफ केस डालती हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला दारा खां वर्सेस पुरुषोत्तम दारा खां, ILR 1947 का केस है, AIR 1947 का केस है, बैंक ऑफ इंडिया का केस है। ये कुल समझ ही नहीं पाएगा यार अभी आप लोगों को। चलिए ठीक है, समझते हैं। हाँ, एक कंपनी के विरुद्ध समापन की याचिका में यह आधार था कि कंपनी ने याची के ऋणों का भुगतान नहीं किया था। एक, अब थोड़ा बिजनेस को वाला है तो मैं इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की प्रैक्टिस करता हूं, चलिए मैं समझा देता हूं। एक कंपनी के विरुद्ध, एक कंपनी के विपक्ष में एक पार्टी ने कुछ मुकदमा दायर किया हुआ था, याचिका दायर की हुई थी। उसने कहा कि मेरा कुछ बकाया राशि है जो इन्होंने मुझे दिया नहीं। ठीक है, तो कंपनी ने उत्तर दिया कि ऋण दे था। कंपनी ने कहा कि कर्ज तो बिल्कुल उधारी था, हाँ देना था, और वो अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर रही है।
कंपनी का तुम चिल्लाओ मत न्यायालय में जाकर के कितना रुपया तुम्हारा बकाया है, मैं उस चीज को स्वीकार कर रहा हूं, और स्वीकार कर रहा हूं तो संदाय का वचन भी दे रहा हूं। क्योंकि निर्णित हुआ कि कंपनी ने काल तिरोहित ऋण का भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हो गई थी। कैसे हो गई थी? जब किसी काल तिरोहित ऋण के भुगतान में चेक दे दिया गया हो तो इस प्रकार से ऋण के भुगतान के द्वारा खत्म करने का वचन बन जाता है। ऐसे चेक का अनादर पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के परिधि में आ जाएगा। तो वो कहता है कि सपोज दैट अगर किसी व्यापारिक संबंध में किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चेक दे दिया है, और चेक देने में अगर चेक दे दिया है तो इस प्रकार से ऋण के भुगतान द्वारा खत्म करने का वचन बन जाता है। यानी कि हमने मधुस्मिता से उड़ीसा से 5 लाख रुपया कर्ज लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, इन्होंने अपने बिजनेस फर्म से मेरे बिजनेस फर्म को ट्रांसफर कर दिया है, और मैंने उसके बदले में इनको एक चेक दे दिया है, लो चेक से ले लेना आप। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर मैंने चेक दे दिया है तो यानी वहां से मैं कर्ज से मुक्ति हो गई है, भले ही वो चेक मेरे खाते से भी पास हुआ हो या ना हुआ, वो तो चेक बाउंसिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आती है तो वह भी जो है वो काल तिरोहित ऋण टाइम बैरड के में आता है। अब क्या है यार, आप तो प्रतिफल खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आ गया है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।